So, welcome everyone once again with a beautiful topic types of karma and doshas. ये बहुत मेरे लिए रिसर्च टॉपिक रहा है बिकॉज एज अ डॉक्टर हम लोग ये सारी चीज़ों को नहीं मानते। हम सिर्फ मानते हैं दो ही चीज़ें, या तो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिजीज़ क्रिएट करते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स, या तो लोगों की अपनी हेल्थ इश्यूज होते हैं जैसे डायबिटीज़, कैंसर, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन या अस्थमा, अर्थराइटिस ऐसी। तो जब मैं ये फील्ड में आया तो मुझे बहुत इच्छा हुई कि मैं इसी के ऊपर रिसर्च करूं, क्योंकि बचपन से बहुत कुछ सुना था कि भाई ऐसे ऐसे दोषा होते हैं, ऐसे ऐसे कर्मा होते हैं। तो समझ में नहीं आ रहा था कि भाई सच्चाई कहाँ पे है, मेडिकल साइंस सच्ची है या यहाँ पे जो एक बिलीफ सिस्टम चलती है, एक इंडियन माइथोलॉजी की जो बिलीफ सिस्टम चलती है वो सत्य है। तो इस चक्कर में अच्छा हुआ मेरे पास ऑरा फोटोग्राफी आई, जिसके माध्यम से मैंने ये रिसर्च शुरू किया और आज मैं 10-15 मिनट में यही आपको प्रेजेंट करूँगा कि ये रिसर्च क्या कहता है। सबसे पहले हम कर्मा की बात करेंगे। कर्मा 3 टाइप में डिवाइडेड है, एक संचेत कर्मा, एक प्रारब्ध कर्मा और एक कर्मकांड कर्मा। संचेत कर्मा का मतलब है कि बहुत सारी लाइफ से ये दबे हुए हैं। मैंने पहले भी आपको एक बार कहा था, कर्मा का मतलब क्रिया है, कर्मा का मतलब एक्शन है, राइट। कोई भी चीज़ आप करते हो तो उसकी पोलैरिटी के एक्सपीरियंसेस आपको लेने पड़ते हैं, आपको 2 साइड के एक्सपीरियंस लेने पड़ते हैं। जैसे एक सिक्का होता है, उसकी 2 साइड होती है और दोनों की वैल्यू सेम ही है। तो इसी तरह से कोई भी अगर हम एक्शन लेते हैं तो डेफिनेटली उसका एक्सपीरियंस होता है। जैसे अगर मैं ऑयली फूड खाता हूँ, स्पाइसी फूड खाता हूँ मेरे प्लेजर के लिए, मेरी खुशी के लिए, तो वो एक एक्सपीरियंस है, पॉजिटिव एक्सपीरियंस। लेकिन उसी वक्त मेरे पेट में जलन होती है, एसिडिटी होती है, उसका ये नेगेटिव एक्सपीरियंस है। तो दुनिया में जितनी भी चीज़ें बनी हैं, हर चीज़ का एक पोलैरिटी का एक्सपीरियंस होता है। तो संचेत कर्मा क्या है, जो बहुत सालों से हमारा सिलेबस है, जो दबा है, मतलब सोल, आत्मा जो धरती पे आई है, जो अलग अलग किंगडम के अनुभव लेने के लिए आई है, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, मिनरल्स के लिए, ह्यूमन बींग के साथ एक्सपीरियंस का जो अनुभव लेने के लिए आई है, ये सारे संचेत कर्म है। ये उसके सिलेबस पेंडिंग में है, एक के बाद एक वो चीज़ें बाहर आती है। मतलब अगर मेरे पास 10,000 कर्मा है, 10,000 लेसन है जो मुझे सीखने हैं मेरे सोल्स को, तब जाके सोल्स मेरी फ्री होगी। तो 10,000 कर्मा में से एक लाइफ में हो सकता है 10 या 30-40 कर्मा ऊपर आए, पॉपअप हो जाए, और जो ऊपर आ जाता है उसको हम प्रारब्ध कर्मा कहते हैं। जैसे हम पॉपकॉर्न को जब कुकर में डालते हैं तो बीच बीच में वो ऊपर फूट जाते हैं, जो कॉर्न्स होते हैं वो ऊपर आते हैं। तो इसी तरह से संचेत में से प्रारब्ध कर्म आता है। प्रारब्ध का कर्म मतलब क्या है कि वो पक गए हैं, वो तैयार है, आप उसके लेसन सीख सकते हो। अब वो जो प्रारब्ध कर्म है जिसके लिए मैं तैयार हूँ, भगवान इसी तरह से मुझे लोग मिलाएंगे, इसी तरह से मुझे एजुकेशन, जॉब, प्रोफेशन, हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, सर्कमस्टेंसेस सारे वैसे ही क्रिएट होंगे, क्योंकि वो प्रारब्ध कर्मा है, वो तैयार है मुझे सिखाने के लिए और मैं भी तैयार हूँ सीखने के लिए। लेकिन अगर मैं सपोज समझ नहीं पा रहा हूँ या मैं तैयार नहीं हूँ तो मुझे ये बहुत तकलीफ देंगे। मुझे लगेगा यार ऐसे लोग मेरे लाइफ में क्यों आ रहे हैं, मैं तो नहीं चाहता था। लेकिन आपने लाइफ बिटवीन लाइफ ये डिसाइड किया था कि ये 10,000 कर्मा में से अब जो मैं लाइफ लेने वाला हूँ उसमें ये 10 कर्मा को या 20 कर्मा को मैं लेसन सीखने जा रहा हूँ करके। लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये मैंने चॉइस की थी, ये मैंने अप्रूवल की थी। आप कहोगे ऐसे कैसे पॉसिबल है? सिंपल कॉन्सेप्ट है। आप रेस्टोरेंट में जाते हो, मेनू कार्ड देखते हो, उसमें देखते हो 200 आइटम्स है खाने पीने की, लेकिन उसमें से आप 2 ही आइटम सिलेक्ट करते हो कि भाई मुझे ये फूड खाना है और ये लिक्विड लेना है, ये जूस या चाय, या ये मुझे सॉलिड फूड खाना है। ये आपकी चॉइस है। आपने ऑर्डर कर दिया और वेटर गया आपके लिए डिश तैयार करने के लिए, और थोड़ी देर बाद आप कहते हो कि नहीं नहीं ये ऑर्डर कैंसिल करो, तो वेटर कहता है नहीं साहब आप कैंसिल नहीं हो सकता, आपने ऑर्डर दिया, हमने बनवा भी लिया, अब आपको इसको लेना ही होगा। अब आप खाओ या ना खाओ, आपको उसका बिल पे करना है। दिस इज़ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। तो आप लाइफ में किसी को ऐसे ब्लेम नहीं कर सकते कि आपके वजह से मेरी लाइफ ख़राब हुई। नहीं, आपने ये डिसाइड किया था कि आने वाली जो लाइफ है इसमें मैं ये लेसन सीखने को तैयार हूँ। अमेरिका, गरीबी का, एजुकेशन का, इलिटरेसी का,
या जॉब का या प्रोफेशन का या बगैर शादी का या बच्चों का, जो भी एक्सपीरियंस आपको लेना है ये आपने पहले से डिसाइड करके आपका जन्म हो गया है। अब ये जो आप डिसाइड करते हो, इस हिसाब से आपको ऐसे सिचुएशन, ऐसे नक्षत्र में जन्म दिया जाता है। नक्षत्र मतलब प्लैनेट्स की एक सिचुएशंस होती है, तो वो सिचुएशन में आपका बर्थ होता है। तो अब जब हमारी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट बनती है, जो ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो हमारी कुंडली बनाते हैं, वो कहते हैं ये 12 हाउस है, ये 12 हाउस में से आपका ये हाउस बहुत वीक है। कभी फाइनेंस का हाउस वीक है, कभी हेल्थ का हाउस वीक है, कभी रिलेशन का हाउस वीक है, वहाँ पे नीच का शनि दोष लगा हुआ है, यहाँ राहु की दशा गलत है, यहाँ सूर्य आपका नीच है, आपको यहाँ पे काल सर्प दोष है। तो हमें तो समझ भी नहीं आता ये सब क्या है, लेकिन एस्ट्रोलॉजर चार्ट पढ़ते हैं। जैसे हम डॉक्टर मेडिकल रिपोर्ट्स पढ़ते हैं कि भाई आपके रिपोर्ट्स के हिसाब से आपको डायबिटीज़ है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है। तो ये आउटपुट है, ये जो भी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है ये आउटपुट है। आउटपुट मतलब उस वक्त का एक नक्षत्र चार्ट है कि जब हमारा जन्म हुआ। जैसे आज जो बच्चे जन्म लेते हैं इस सिचुएशन में, मे बी फ्यूचर में एस्ट्रोलॉजर ये आपको कहेंगे कि भाई आपका बच्चा जो है वो कोविड के कर्म के साथ जन्मा है। तो आपको शायद आप भूल भी जाओगे, आपके बच्चे को पता भी नहीं रहेगा ये कोविड का ये कर्म क्या होता है। फिर कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई पंडित पुजारी कहेगा भाई इसने 3.5 लाख वायरस को मारा था और ये कर्म के दोष में पैदा हो गया। तो आपको क्या करना होगा, 10 लाख जप करने होंगे, तब जाके आपका ये बच्चा ये कोविड के वायरस से फ्री होगा। आप तैयार हो जाओगे, बिकॉज आपको तो अपने बच्चे को कैसे भी तरह से पॉजिटिव करना है। तो इसी बिलीफ सिस्टम से अब मैं आपको कहता हूँ, इसी बिलीफ सिस्टम के आधार पे एक बहुत बड़े पूर्वजों ने ये सारी कर्मकांड विधियां बनाई थी। ये कर्मकांड विधियां क्यों बनाई थी, कौवे को खाना खिलाना या गाय को खाना खिलाना, ये सारी कर्मकांड विधियां क्यों बनाई थी, ताकि हम धर्म का पालन करें। बिकॉज हमें कुछ होमवर्क तो देना चाहिए कि नहीं। जैसे हम बच्चे को होमवर्क नहीं देते तो बच्चा तो पढ़ाई करेगा ही नहीं। तो पहले के जो राजा महाराजा थे उनके पास जो पंडित पुजारी थे, जो राज दरबार में थे, उनको उन प्रजाओं को, जो इलिटरेट प्रजा थी, जिन्हें कुछ आता ही नहीं था, उन्हें कुछ होमवर्क देना था, उन्हें कुछ काम देना था। तो वो कहते थे भाई तुम ये कर्मकांड करो, ये पूजा पाठ करो, तब तुम्हारा गरीबी दूर हो जाएगी या तुम्हारे ये सपने पूरे हो जाएंगे। तो वो बिलीफ सिस्टम आज भी हमारे डीएनए के अंदर है। क्यों फॉरेन में रहने वाले लोग, जो अब्रॉड लोग रहते हैं, उनके दिमाग में ये कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है कि ये काल सर्प दोष है, ये वास्तु दोष है, ये पितृ दोष है। अब जब उनके बिलीफ सिस्टम में नहीं है, उनके डीएनए में नहीं है, उनके माइंड में कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता। कभी भी कोई भी चीज़ का वो डील करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे फेस करना है। अगर मैं सक्सेस हुआ या ना सक्सेस हुआ, मुझे उसको फेस करना है। हम इंडियन लोग या हम ईस्टर्न कंट्री वाले लोग क्या करते हैं, हमें फेलियर नहीं चाहिए। फेलियर नहीं चाहिए, इसलिए हम हमेशा उसको बचने के उपाय ढूंढते रहते हैं कि हम बचे कैसे उससे। लेकिन ऐसे नहीं होता। अगर आप बचने के उपाय करोगे तो ये पेंडिंग रह जाएगा। जैसे बच्चा कहता है यार मुझे मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं, मैं बाकी सब सब्जेक्ट को अच्छे से कवर कर लूँगा, तो ये बचने का उपाय है। एग्ज़ाम में तो उसको मैथ्स देनी ही देनी है, और अगर एग्ज़ाम में कम परसेंटेज आए मैथ्स के तो ओवरऑल परसेंटेज भी उसके कम आएंगे। तो कहने का मतलब क्या है, जितने भी दोषास हैं ये सिलेबस है हमें पूरा करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल पितृ दोषा हम कहते हैं। पितृदोषा का मतलब ये नहीं है कि कोई पूर्वज आपको परेशान कर रहा है या कोई पूर्वज ने आपको कर्ज किया है, किसी ने आपको बद्दुआ दी है, ऐसा नहीं है। मैं समझाता हूँ। पितृदोष का मतलब ये है कि हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने उनके जन्म के वक्त कुछ डिज़ायर्स क्रिएट की थी, उन्होंने कुछ इच्छाएं क्रिएट की थी। तो वो इच्छाएं इतने सबकॉन्शियस में चली गई और वो इच्छाएं कभी अधूरी रह जाती है तो वो इनके डीएनए में रह ही जाती है। हमने उनकी ब्लड केमिस्ट्री को ले लिया, हमने उनके डीएनए के साथ हमने जन्म लिया, तो वो इच्छा हमारे अंदर पॉपअप हो गई। अब हमें लगता है यार ये इच्छा तो मेरी नहीं थी, ये ऐसे क्यों हो रहा है कि मैं तो कुछ अलग इच्छा लेके जन्मा हूँ और मेरे साथ लाइफ में कुछ अलग क्यों हो रहा है। फिर कोई एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट पढ़ेगा, वो कहेगा भाई आपको पितृदोष है इसलिए आपके साथ लाइफ में ऐसे होता है। अब यहाँ कॉन्ट्रोवर्सी की बात है कि पूर्वजों ने कुछ इच्छाएं रखी थी
कि भाई मेरा बेटा ऐसा होगा, मेरा पोता ऐसे होगा, मेरे बच्चे को तो मैं बहुत पढ़ाऊँगा, मेरे पोते पोती को तो बहुत पढ़ाऊँगा, उसको मैं ऐसे-ऐसे मैं सपने देखता हूँ। तो वो सारी इच्छाएँ हमारे डीएनए में हमेशा रहती है। तो अब हमारी चॉइस है कि हमारी पूर्वजों की इच्छाओं के हिसाब से जीवन जीना है या अपनी इच्छाओं से जीवन जीना है। तो वो आपको बिलीफ सिस्टम चेंज करनी पड़ेगी, आपको हीलिंग करनी पड़ेगी, तब जाके आपका पितृ का दोष निकलेगा। कुछ ऐसा नहीं है कि कौवे को खिला के आपका पितृ दोष निकलेगा, या किसी पंडित पुजारी को कहोगे कि भाई आप मेरा पितृ दोष निकालो, वो शायद बहुत नाराज़ है, बहुत गुस्से में चले गए, मुझे श्राप देते हुए गए। कोई माँ बाप, कोई दादा दादी, नाना नानी किसी भी बच्चे को श्राप नहीं देते। आप भी कभी भी कितने भी अपने बच्चे से नाराज़ हो, आप कभी उसको श्राप नहीं दोगे। सो ये मिथ है, ये गलत बिलीफ सिस्टम है जो आपको निकालनी होगी। अब बहुत से लोग मुझे पूछते हैं, सर काल सर्प दोष क्या है? क्या मैंने सांप की हत्या की? क्योंकि सर्प यानी सांप, ऐसा नहीं है। मैंने एस्ट्रोलॉजी की रिसर्च की, मैंने केपी की स्टडी की, सीपी की स्टडी की, एस्ट्रोलॉजी के ऑरा की बहुत रिसर्च की। पता चला काल सर्प दोष का मतलब है हमने साधना अधूरी की है। हमने पिछले जन्मों में जो भी साधनाएं की है वो कुछ लेवल पे अटक गई है। हमारी जो सूक्ष्म नाड़ी है वो कहीं ना कहीं अटकी हुई है। हमारी जो सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी है, उन्होंने अभी भी पूरी तरह से अपना कोई अनुभव नहीं लिया है, तो वो कहीं ना कहीं अटकी हुई है। तो वो जब ऑरा जब आता है तो वो स्नेक के जैसे उसमें दिख जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्नेक को मारा है, सांप को मारा है। सांप को क्यों मारेंगे? सांप को हमसे क्या लेना देना है? तो जब हम इस लाइफ में अपनी साधना, मेडिटेशन, योगा, हीलिंग ज़्यादा करेंगे तो काल सर्प दोष खुद ब खुद चला जाएगा। एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से कि राहु केतु के एक साइड में अगर सारे ग्रह हो तो उसको काल सर्प दोष कहते हैं। तो 100% वही हुआ कि अगर एक साइड सारे ग्रह आ गए तो इसका मतलब है एक साइड में कहीं ना कहीं हमारी सूक्ष्म नाड़ी अटकी हुई है, एक साइड में हमारी साधना अधूरी है। जैसे जैसे हम साधना करते हैं, मेडिटेशन, योगा वगैरह करते हैं, वो डेफिनेटली वो चीज़ का निवारण हो जाता है। अब 10 साल के बाद, 30 साल के बाद, 50 साल के बाद आप अपनी पुरानी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देखोगे तो काल सर्प दोष तो तभी भी दिखाई देगा। बिकॉज जैसे अगर मैंने किसी का 2 साल पहले ब्लड रिपोर्ट किया और उसमें अगर डायबिटीज़ आया तो मैं वो 2 साल पहले के रिपोर्ट के आधार पे किसी को मेडिसिन नहीं दे सकता, मुझे अभी के ब्लड रिपोर्ट चाहिए। तो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट क्या होता है कि हम जब जन्मे हैं तब का चार्ट है। वो चार्ट में तो कितने चेंजेस आते हैं। आपके माँ बाप ने आपकी लाइफ कुछ अलग तरीके से आपकी परवरिश की, आप खुद भी अलग अलग तरीके से परवरिश करते हो। तो इस तरह से आपके चार्ट की इतनी वैल्यू नहीं रहती जितनी एक्चुअली होनी चाहिए। आपके बिलीफ सिस्टम आपको चेंज करनी पड़ेगी। आपके दिमाग से वो सारी पुरानी मिथ निकालनी पड़ेगी। पुरानी जो भी मान्यताएं जो आपके दिमाग में सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड में डाले गए हैं वो आपको निकालने पड़ेंगे। जैसे आप उस बिलीफ सिस्टम से फ्री हो जाते हो तो डेफिनेटली वो दोष का निवारण हो जाता है। बिकॉज दोष को अट्रैक्ट आप कर रहे हो, बाहर से नहीं। 10-20% हो सकता है उसका एप्लीकेशन हो, लेकिन बिलीफ सिस्टम के वजह से, डर के वजह से, फियर के वजह से वो ज़्यादा चीज़ें मैनिफेस्ट होती है। बिकॉज कुछ चीज़ें लिखी गई है कुदरत ने, नेचर ने, उस हिसाब से होने वाला है। जैसे बुद्धा के एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में लिखा गया था कि भाई इसको अगर मरा हुआ इंसान दिखाओगे तो ये दुखी हो जाएंगे, इसको बाहर की दुनिया दिखाओगे तो ये दुखी हो जाएंगे, और ये दुखी हो जाएंगे तो ये संन्यास ले लेंगे, ये निर्वाणा मोक्ष की तरफ चलेंगे। ऐसी कुछ लोगों की कुंडली में लिखा हुआ रहता है, तो डेफिनेटली उनका अट्रैक्शन वैसा ही रहता है। आप उस चीज़ को दबा नहीं सकते हो। दिस इज़ डिवाइन डेस्टिनी। तो ये डिवाइन डेस्टिनी अलग होती है जो 10-20% लोगों की क्लियर कट लिखा होता है। जब मैंने अपनी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट की स्टडी की 93 में, मेरे अंकल है बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर है, तो उनसे मैंने स्टडी की। उन्होंने मुझे कहा बेटा तेरा सूर्य नीच का है, तेरा राहु केतु का परिवर्तन योग है जो होना नहीं चाहिए, तुझे काल सर्प दोष है, तो ये भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बताया। तो मुझे कहा तेरा शनि भी बहुत नीच का है। तो मैंने कहा मेरी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में अच्छा क्या है ये मुझे बताओ। उन्होंने कहा एक चीज़ बहुत अच्छी है कि ये तेरा आखिरी जन्म है। मैंने कहा चलो अच्छा हुआ, कुछ तो मेरे कुंडली में अच्छा हुआ। और मैंने कहा मेरे एजुकेशन के बारे में क्या है, तो वो कहते हैं कि ये एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, तेरे कुंडली के हिसाब से तेरा एजुकेशन 10th के आगे तू नहीं पढ़ पाएगा। मैंने कहा अंकल लेकिन मैंने तो देखो डॉक्टर की डिग्री ले ली है और मैं अभी ये रिसर्च ये कर रहा हूँ,
तो उन्होंने कहा भाई ये तो अलग बात है, नहीं तो नॉर्मली ऐसे होता नहीं है। तो कहने का मतलब है हम कोई भी चीज़ को चेंज कर सकते हैं। इट इज़ एवरीथिंग इन आवर हैंड। आप अगर अपनी मान्यताओं को बदलोगे, बिलीफ सिस्टम को बदलोगे, आपके परसेप्शंस को बदलोगे, तो डेफिनेटली सब कुछ परिवर्तन आप कर सकते हो। मैंने कितने ऐसे इनफर्टिलिटी के केसेस देखे हैं जहां मेडिकल सिस्टम ने कहा है कि इनको बच्चे नहीं हो सकते, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट ने भी कहा है कि भाई इसको बच्चे नहीं हो सकते, और उसके बाद जब उन्होंने, हमारे पेशेंट ने हीलिंग सीखी, उन्होंने अपनी खुद की हीलिंग की, और आज कितने सारे लोगों को बच्चे हो चुके हैं, वो बड़े भी हो चुके हैं, कॉलेज स्कूल्स में भी जाते हैं। तो इसका मतलब कोई भी चीज़ को हम चेंज कर सकते। हम सिर्फ बर्थ के टाइम और डेथ के टाइम को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इस बीच की जो लाइफ है उसमें बहुत कुछ परिवर्तन हम ला सकते हैं। तो उस परिवर्तन लाने के लिए हमने बहुत सारे अलग अलग मेडिटेशंस की टेक्निक, हीलिंग्स की टेक्निक हमने डिज़ाइन की है। थीटा लेवल की, डेल्टा लेवल की, करुणा हीलिंग, साइकिक सर्जरी, ये सारी हमने इसलिए डिज़ाइन की है ताकि हम चेंज कर पाए। हमें किसी से चेंज नहीं करना। मैं अगर आपकी हीलिंग करूंगा तो 10, 20, 30% मैक्सिमम आपकी लाइफ में चेंज होगा। 100% चेंजेस नहीं आ सकते। क्यों? आपके लेसन है, आपके चैप्टर है। जैसे बच्चा एग्जामिनेशन में और किसी की कॉपी करके वो एग्ज़ाम पास करता है तो भी वो एलिजिबल नहीं रहता। तो इसी तरह से हम किसी और से कोई कर्मकांड क्रिया ना करवाएं। जो भी करना है हम करें। उस जमाने में एजुकेशन नहीं था, इसलिए लोग धर्म के आधार पे लोगों को कहते थे भाई ये तुम्हारी एक पनिशमेंट है और तुम्हें ये कर्मकांड करना है। लेकिन आज हम पढ़े लिखे हैं, हम समझ सकते हैं कि भाई हम क्यों किसी बाहर की इंसान से ये सब करवाएं। अगर मेरा शुगर लेवल लो है तो मैं बाहर किसी को कहूँगा कि भाई आप कुछ ऐसी दवा ले लो जिससे आपका शुगर बढ़ जाए, तो उससे क्या फ़ायदा होगा? मेरा तो शुगर लो ही रहने वाला। मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और मैं और किसी को कहूँगा भाई आप मेरे लिए दवाई खा लो, तो क्या फ़ायदा है? मेरा तो ब्लड प्रेशर बढ़ा रहने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि कभी भी किसी पे भी आप डिपेंड मत रहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर सही में आपको किसी ने कह दिया है कि आपका ये दोष है, तो डेफिनेटली आप खुद उसकी हीलिंग कीजिए। बाकी कर्म तो करना ही होगा, क्रियाएं तो करनी होगी, आप उससे स्किप नहीं कर सकते हो। महावीर एनलाइटन हो गए, उसके बाद भी किसी ने उनको नेल्स डाला, खिल्ले डाले। जीसस को क्रूसीफाइड किया, बुद्धा को भी उंगली बाबा ने तकलीफ दी। तो ये उनके कर्म में लिखा था, ये उनका एक अनलर्न चैप्टर था, अनलर्न लेसन था। जैसे उन्होंने उसको स्वीकारा, एक्सेप्ट कर लिया, तो वो बाहर आ गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई कहेगा भाई आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, तो वो भी 100%, बिकॉज आपने कहीं कोई लाइफ में उसको कर्ज किया है, तो आज वो आपको कर्ज कर रहा है। क्योंकि मैंने पहले के कुछ टॉक में भी कहा था, कर्म को न्यूट्रलाइजेशन करना है। और इस दुनिया में जितने लोग ने भी जन्म लिया है वो कर्म को न्यूट्रलाइज करने के लिए आए हैं। आज ये वायरस भी आया है तो ये कर्म को न्यूट्रलाइज करने के लिए आया, आपको पनिश करने के लिए नहीं आया। हमसे जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई तो उस कलेक्टिव पैटर्न ने उस वायरस को जन्म दिया है। अब कोई भी चीज़ अगर जन्म लेती है कर्मों के वजह से, वो कभी भी हमेशा के लिए मिट नहीं सकती है। चाहे वो HIV है, ट्यूबरक्लोसिस है, कैंसर है, स्वाइन फ्लू है, चिकनगुनिया है या कोविड वायरस है, ये नए नए चीज़ें आने वाली है क्योंकि हम नए नए कर्म कर रहे हैं। जैसे जैसे हम कॉम्प्लेक्सेस कर्म करते जाएंगे, नेचर कुछ ना कुछ नई नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करेगा हमारे कर्म को निवारण करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए। सो डोंट गेट पैनिक, डरने वाली कोई बात नहीं है। हमें सिर्फ पॉजिटिविटी के आधार पे, हमें लव एंड लाइट से ये सारी चीज़ों का अभ्यास करना है। उसको दबाना नहीं है, उसको रोकना नहीं है, उससे परेशान नहीं होना। हमारे 5 एलिमेंट्स जो अंदर इम्बैलेंस्ड है उसके वजह से घरों में रिफ्लेक्शन दिखता है। हमें गलत एंट्रेंस वाला घर मिल जाता है या हमारा किचन कहीं गलत डायरेक्शन में होता है, तो डेफिनेटली वो इम्पैक्ट क्रिएट करेगा क्योंकि एंट्रेंस गलत है, साउथ वेस्ट का एंट्रेंस है। लेकिन आपने अगर अपनी हीलिंग कर दी और कुछ आपने वहाँ पे क्रिस्टल्स रख दिए तो वो जगह भी पॉजिटिव हो जाएगी और आप खुद भी पॉजिटिव हो जाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि बाहर की चीज़ों को पॉजिटिव करें, लेकिन उसी वक्त अंदर की करेक्शन करने के लिए भी उतनी ही क्रियाएं करें, उतनी ही विधियां करें जो हमारा सेल्फ करेक्शन हो। हमारे पूर्वजों को पास इतनी एजुकेशन नहीं थी, इसलिए उन्होंने सेल्फ करेक्शन का
बहुत कम रास्ता दिखाया, हमें बाहर से कुछ करेक्शंस की रास्ते ज़्यादा बताए। लेकिन अब्रॉड कंट्री वालों ने ये बाहर के कोई रास्ते नहीं बताए। उन्होंने जितने भी करेक्शंस ढूंढे वो सेल्फ करेक्शन, जैसे एफर्मेशन करना, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना, हिप्नोथेरेपी करना, ये सारी चीज़ें, थीटा हीलिंग करना, ये बाहर के वेस्टर्न कंट्री कॉन्सेप्ट वाले ने ढूंढे। क्यों? अंदर करेक्शन करने के लिए। आप देखोगे वो कंट्री वाले कभी नहीं कहते हैं कि ऐसे बाहर से ये करो वैसे करो। हम इंडियन वाले ही कहते हैं, बिकॉज हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि बाहर कुछ तो करेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन नहीं, बाहर के साथ अंदर का करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे घरों में क्रिस्टल्स हैं, हम सब, हमारे सेंटर्स जितने भी हैं, हम सब जगह क्रिस्टल्स रखे हुए हैं ताकि एनवायरनमेंट को हम पॉजिटिव करें। जैसे हम दिया जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, एनवायरनमेंट को पॉजिटिव करते हैं। लेकिन उसी वक्त हम अपनी भी मेडिटेशन साधना इतनी करते हैं ताकि हम अंदर से भी पॉजिटिव रहें, हमारे चक्र बैलेंस रहे, हमारे प्लैनेट्स की फ्रीक्वेंसी के साथ हमारी ट्यूनिंग हो जाए। बिकॉज अगर आपकी प्लैनेट्स के साथ ट्यूनिंग नहीं रहेगी तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं तकलीफ होगी। फॉर एग्जांपल, मार्स की जो फ्रीक्वेंसी है, मंगल की फ्रीक्वेंसी है, उसकी फ्रीक्वेंसी आपकी रूट चक्र की फ्रीक्वेंसी से मिलनी चाहिए, 7 पॉइंट हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मिलनी चाहिए। अब अगर आपकी रूट चक्र 1.6 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की है तो आपको मंगल दोष होने वाला है। तो जैसे आपने गणपति का मंत्र किया या अपनी करुणा हीलिंग कर दी और उसको 1.7 फ्रीक्वेंसी में लेके आए, तो फिर मंगल क्यों परेशान करेगा? जरूरत ही नहीं। आपको अगर शनि का दोष है, 7.5 है, तो आपको सैक्रल चक्र को, जो उसकी फ्रीक्वेंसी 1.9 हर्ट्ज होती है, तो जब शनि दोष होता है तो उस टाइम पे ऑडिटिंग होती है, कर्मा की अकाउंटिंग होती है। तो अगर शनि दोष के पहले हमने कुछ अच्छे काम किए रहेंगे तो वो शनि दोष बहुत अच्छा हमें फल देगा। लेकिन शनि दोष के पहले अगर हमने कुछ बुरे काम किए रहेंगे, नेगेटिव कार्मिक कुछ हमने क्रिएट किया होगा, तो हमें वो पनिशमेंट देगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है कि एग्जाम के पहले बच्चे ने अगर पढ़ाई अच्छी की तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा, और एग्जाम के वक्त अगर पहले उसने पढ़ाई अच्छी नहीं की तो उसका रिजल्ट नेगेटिव आएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, दोनों आपको एक्सेप्ट करना है। मतलब बेटर लेट देन नेवर। ऐसा मत सोचो कि भाई पिछले जन्म में मैंने क्या पाप करके आया जिसके वजह से आज मैं ये भुगत रहा हूँ। नहीं, आपने चॉइस करी है कि ये लाइफ में मुझे ऐसा हस्बैंड चाहिए, ऐसी वाइफ चाहिए, ऐसे बच्चे चाहिए, ऐसा प्रोफेशन चाहिए, ऐसा घर चाहिए, ऐसी रिलीजन चाहिए, ऐसा एजुकेशन चाहिए। सब कुछ आपने पहले से सोचा है। आप 30% चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते। जो आपके माँ बाप है आप उनको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन 70% चीज़ों को आप चेंज कर सकते हो। जैसे मैं मेडिकल से स्पिरिचुअल प्रोफेशन में आया, मैंने अपने आप चेंज किया। मेरे एस्ट्रोलॉजिकल इतने ड्रॉबैक्स हैं कि मेरा गुरु नीच का है, लेकिन आप देखते हो मैं स्पिरिचुअली कितना काम करता हूँ। मेरा सूर्य भी नीच का है तो भी मैं इतने मेडिटेशन साधनाएं कर पा रहा हूँ। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने आप को बदल दो, सब कुछ बदल जाएगा। तो आज हम एक मेडिटेशन करने वाले, एक हीलिंग टेक्निक करने वाले हैं, जिसमें हम आज आपको सिखाएंगे कि किस तरह से अपनी चक्र की फ्रीक्वेंसी को आप चेंज कर सकते हैं, आप कौन से एफर्मेशन बोल सकते हैं, और किस तरह से जो अंदर नेगेटिविटी है उसको बाहर आप आराम से निकाल सकते हो। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चैलेंज इतना है, ये एक्सरसाइज आपको कंटिन्यूस करनी होगी। कितने दिन करनी होगी, कब तक करनी होगी, ये हम नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि कर्मा का कोई पैरामीटर नहीं होता, कर्मा का कोई मेजरमेंट नहीं होता। जैसे शुगर का मेजरमेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल का मेजरमेंट होता है, कर्मा का ये मेजरमेंट नहीं होता है। आपने संचित कर्मा कितने लाए हैं इसका कोई मेजरमेंट नहीं है। संचित से प्रारब्ध कितने बाहर आए हैं ये भी कोई मेजरमेंट नहीं है। ठीक है, ऑरा में ये बता सकते हैं कि भाई पहले इतना ग्रे था, ब्लैक था, आपकी हीलिंग मेडिटेशन के बाद अब इतना ग्रीन हो गया, ये हम आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन मेजर नहीं कर सकते। दिस इज इंपॉर्टेंट कि हम मेजर नहीं कर सकते। हम आउटपुट बता सकते हैं, हाँ अब आपका चक्र पॉजिटिवली घूम रहा है और इस चक्र के वजह से अब आपके प्लैनेट्स पॉजिटिव हो गए, आपकी हार्मोनी में आ गए, आपके सिंक्रोनाइजेशन में आ गए हैं। तो इस हिसाब से डेफिनेटली हम इस चीज़ से बाहर आ सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल साइंस कि हमें बहुत अच्छा मिला है। एक खास बात ये कहूँगा बिफोर आई एंड द टॉपिक, कि जो लोग भी आज इस पथ पे हैं, आध्यात्मिक पथ पे हैं, उनके लिए चैलेंजेस ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? कि हम आए थे 10-20% प्रारब्ध कर्मा के साथ, लेकिन जब हम स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस करते हैं, योगा, मेडिटेशन, हीलिंग या पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो भी हम करते हैं, तो उससे प्रारब्ध और बढ़ जाते हैं।
हमने संचित से प्रारंभ को और उखाड़ा और हम बाहर निकालते हैं। तो ये बहुत फास्ट प्रोसेसिंग है, इवोल्यूशन बहुत फास्ट होगा। आप कहोगे यार ये तो फिर नेगेटिव हो गया, नेगेटिव नहीं हो गया, आपकी नंबर ऑफ लाइफ्स कम हो जाएगी। हो सकता है आने वाले और आपको 400 जन्म लेने हो, अब आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की वजह से आप 40 जन्म में ही बाहर आ सकते हो या 4 जन्म में ही बाहर आ सकते हो। तो ये आपकी चॉइस है कि आपको अपने जो अनलर्न लेसन है वो आपको पूरे करने हैं या नहीं करने हैं। जैसे मैंने मेडिकल कॉलेज के साथ जब मैं सेकेंड ईयर स्टूडेंट था तब मैं एक्यूप्रेशर, नेचुरोपैथी, योगा सीख रहा था। थर्ड ईयर में मैंने और कुछ थेरेपी सीखी। आज मैंने 125 थेरेपियाँ सीख ली है। तो ये मेरी चॉइस थी, मैंने फास्ट सब कुछ सीख लिए। मेरे जितने भी मेडिकल कॉलेज मेरे फ्रेंड्स थे उन्होंने सिर्फ अपने मेडिकल कॉलेज के सिलेबस पे ही फोकस किया। तो आज वो सिर्फ एक ही चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये आपकी चॉइस होती है कि एक लाइफ में बहुत सारी लाइफ जी सकते हो या एक लाइफ में आपको एक ही लाइफ जीनी है। इट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस। जितने संचय ज़्यादा बाहर आएंगे, जितना प्रारंभ ज़्यादा बाहर आएगा, चैलेंजेस और ज़्यादा होंगे। इतनी ज़्यादा सर्विसेज ज़्यादा करनी पड़ेंगी, लोगों को हेल्प ज़्यादा करनी पड़ेगी, लोगों के लिए प्रे ज़्यादा करना होगा, लोगों के लिए दुआएं ज़्यादा करनी होगी। लेकिन आप 101% ये साइकिल से जल्दी बाहर आ जाओगे। दैट इज़ द ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ स्पिरिचुअल पाथ। जो जीसस ने किया, जो मोहम्मद पैगंबर ने किया है, जो गुरु नानक जी ने किया है, महावीर ने, बुद्धा ने किया है, ये सारे लोगों ने बहुत फास्ट प्रोसेसिंग किया और तब जाके वो बाहर निकल पाए। नाउ इट इज़ योर चॉइस, आपको जल्दी बाहर निकलना है या बहुत सारे जन्म लेने हैं। 101% चॉइस। सो लेट अस टेक अ शॉर्ट ब्रेक and we should start the meditation and healing process because practical बहुत important है। सिर्फ knowledge information लेना से आप बाहर नहीं आ सकते हो। ट्रांसफॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप आपने ये टॉक को बहुत इंजॉय किया। आपके कुछ पर्सनल क्वेश्चन आंसर्स है वो हम लास्ट में लेंगे, एंड में लेंगे, बट लेट अस कंटिन्यू विद द मेडिटेशन एंड हीलिंग प्रोसेस। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।